ठीक है। हम लोग रे ऑप्टिक्स देख रहे थे, उसमें पीछे का कोई दिक्कत है तो बोलो। हम्म। ठीक है, तो हम लोग रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस देख रहे थे, और उसमें हम लोग अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट या कितना शिफ्टिंग होगा, वो चीज हम लोगों ने देखा था। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था अगर रे डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो टीआईआर करता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें। और टोटल टीआईआर होने के लिए दो कंडीशंस जरूरी थे। एक तो कि जो रे है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जानी चाहिए, और दूसरी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसी को आगे हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड एट व्हाट एंगल a fish inside a lake see a rising sun। ठीक है, ठीक। एक लेक में मछली है, मछली को राइजिंग सन दिखाना है, तो कितने एंगल पे देखेगा। आ गया। नो सर। सनराइज करेगा तो ये जो रे आएगा इससे लगभग कैसा आता है, यानी कि रे जो एकदम ग्रेजिंग आएगा, ग्रेजिंग इंसिडेंट आएगा। ग्रेजिंग इंसिडेंट करने का मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो ध्यान से देखो कि इधर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा कितने एंगल पे। तो उल्टा हम लोग जानते हैं कि रे जो है वो रिट्रेस करता है अगर हम उसके पाथ को रिवर्स कर दें। तो अगर हम थीटा सी पे भेजते थे, ठीक है, अगर ये थीटा सी से जाता था तो ये रे जो था वो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल हो जा रहा था, यानी कि अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो इधर से जाएगा, यानी कि यहाँ से इसका रे इस पे आ रहा हो। और हम जानते हैं कि अगर ये मछली जो देखेगा सन को यहाँ ऊपर में देखेगा, यानी उसको लग रहा होगा कि रे सीधा सीधा आ रहा है। तो कितने एंगल पे देख रहा है, थीटा सी एंगल पे। ठीक है, तो थीटा सी इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 4/3 एंगल पे देख, 3/4 1/μ होता है। क्लियर है। तो सिंपल से ये कंसेप्ट था कि जो रे होता है अगर हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। ठीक है, कभी भी अगर कोई रे है तो जिस रास्ते से गया है अगर हम आगे चल के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो फिर से उसी रास्ते से जैसे गया था वैसे ही वापस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वही, अगर हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, मोस्टली जो है ये सिग्नल्स भेजने के लिए यूज होता है एक जगह से दूसरे जगह। कंप्यूटर्स में यूज होता है कि अगर हम कोई सिग्नल है यहाँ से मॉनिटर से यहाँ भेज रहे हैं, लगा हुआ रहता है, यानी कि
फाइबर्स टाइप के उसमें जो वायर्स होते हैं वो देखोगे कि रहा है, या फिर सिंपल वे में बोल सकते हैं कि जो रोज देखे होंगे बस ट्रेन में कि ऐसा एक खिलौने टाइप का झाड़ू टाइप का दिखता है, बिकते रहता है बाजार में, मेला में या फिर ट्रेन में ये सब बेचते हैं। लाइट लगा होता है, लाइट जलता है तो लाल हरा पीला ये हमको दिखता है। तो वही चीज जो है, ये वायर जो है वही बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर है। तो जैसे कि अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है हमारा, ठीक है, रेली में जो आता है इसके ऊपर ऐसा कवर भी चढ़ा होता है दूसरे मटेरियल का, बीच में फाइबर होते हैं। यहाँ से अगर हम कोई रे भेज रहे हैं तो हम रे को ऐसा भेजते हैं कि इस पे जाके क्या करे, ऐसा आए, टीआईआर होता रहे, और हम यहाँ से एक एंड से जो सिग्नल भेजे वो दूसरे एंड पे पहुंच जाए। ठीक है, तो यही कंडीशन होता है ऑप्टिकल फाइबर जो हम लोग यूज करते हैं उसका। यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसका अगर बाहर मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। तो हमको कभी कभी ये एंगल थीटा अगर हमसे पूछा जाए तो ये थीटा जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, जो कि इक्वल टू होता है साइन इनवर्स म्यू 2 बाई म्यू 1। ठीक है, यानी कि यहाँ जो एंगल पड़ना चाहिए वो इससे ग्रेटर होना चाहिए ऐसे कंडीशन होने के लिए। ठीक है, तो कभी कभी हम यहाँ से एंगल से रिलेट करके पूछता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो कहलाएगा यही चीज होगा, कैसा से बना हुआ है, उसमें अगर रे भेज रहे हैं तो कहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, कह रहा है कि एक एंड है, इस एंड पे ऐसे इंसिडेंट एंगल है और वो एंगल अल्फा पे आ रहा है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है। ठीक है, पूछ रहा है कि फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट लाइट डज नॉट इमर्ज फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, यानी कि रे जो है अंदर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो इमर्ज आउट नहीं होगा स्फेरिकल सरफेस से। इरिस्पेक्टिव ऑफ एंगल अल्फा, अल्फा कितना भी रहे उससे वेरी नहीं होना चाहिए। ट्राई करो। फाइंड करो। ठीक है, नहीं इमर्ज होने के लिए, ठीक है, डज नॉट इमर्ज, नहीं इमर्ज होने के लिए फिगर से देखो क्या होगा। 90 माइनस आर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। दिस implies that कि आर शुड बी लेस देन
90 माइनस थीटा से। ठीक है, ये कंडीशन हो जाइए किसके लिए, डज नॉट इमर्ज के लिए। अगर रे जो है इस कर्व सरफेस से बाहर नहीं जा रहा है, यानी कि वहां पे टीआईआर कर रहे हैं। टीआईआर करने के लिए लिमिटिंग केस के लिए हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं, लेकिन जो आर होना चाहिए लेस देन होना चाहिए 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, तो हम लेस देन ही रख रहे हैं, लास्ट में लगा लेंगे इक्वल टू। तो दोनों एंगल्स डिफरेंट कैसे हुआ, अल्फा और आर? एयर से अगर मीडियम में जाएगा तो ए अल्फा क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो सर वो वायर जो है सर, उसका तो बाहर का जो कवरिंग है उसके अंदर तो फिर हॉलो स्पेस है ना, तो फिर उसके अंदर से घुस रहा है ना। ये टोटल सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, ये हम एयर माने हैं, तो यहाँ से एक रे जा रहा है, अंदर की तरफ घुसा है। अच्छा ऐसा नहीं है कि अंदर में हॉलो स्फीयर है, हॉलो है। सर, हॉलो नहीं होता है सर ये ऑप्टिकल फाइबर सब। नहीं। ठीक है, वो किसी मटेरियल का फाइबर रहता है, प्लास्टिक टाइप का रहता है। ठीक है, अब ये रे बाहर नहीं जा रहा है, तो बाहर से देखेंगे तो हमको चमकीला दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम डायमंड्स की बात करें तो डायमंड्स को भी स्पेशल शेप सिमिलर वे में ऐसा दिखाया जाता है, सिंपल वे में। तो स्पेशल शेप में इसीलिए कटा करा जाता है कि जो लाइट अंदर जाए वो अंदर ही घूमता रह जाए, ताकि हम बाहर से देखें तो हमको ये चमकीला दिखे। तो डायमंड के स्पार्किंग में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही रोल है। डायमंड को एक तो स्पेशल लाइट कट, निकल नहीं आता तो फिर स्पार्कल कैसे कर रहा है? अंदर लाइट दिख रहा है तो बाहर से हमको क्या दिखेगा, चमकीला दिखेगा। अच्छा। ट्रांसपेरेंट है ना। यस सर। ठीक है, तो इसलिए डायमंड का भी जो शाइनिंग होता है, वो जैसे अगर हमको मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि वो चमकता हुआ ही मिले। ठीक है, उसको स्पेशल कट में, स्पेशल शेप में कट करने से वो चमकीला होता है। देखे होगे कि मोस्टली डायमंड होता है ऐसे ही हेक्सागोनल टाइप शेप में कट किया हुआ रहता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रे है ये बाहर नहीं निकलेगा, कब, जब ये एंगल जो 90 माइनस आर है वो ग्रेटर देन थीटा सी हो, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो उसके लिए हमको कंडीशन मिल रहा है कि आर इज लेस देन 90 माइनस थीटा सी होना चाहिए। अब इसी चीज को यूज करते हुए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे क्या क्या रिलेशंस मिल सकते हैं वो ध्यान से देखो। ठीक है, फिगर कॉपी में देख लो। उस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। हाँ, स्नेल्स लॉ से क्या मिलेगा, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू साइन आर, के साइन थीटा हम करते हैं 1 बाई लिख सकते हैं। सर जी रुक साउंड गया नहीं आ स्क्रीन रहा। शेयरिंग, क्या, आवाज भी कट कट के आ रहा है। यस हेलो, सर। ये सर अब अरे आया, अब अभी तो लिखे थे। आवाज, आवाज भी कट रहा है। हेलो, यस सर, अभी आया। यहाँ पे सर कट रहा है आवाज।
हेलो तो बहुत कट रहा है आवाज। हेलो हेलो आवाज कट रहा है। अभी भी कट रहा है। ऐसे नहीं अब सर, ठीक अब नहीं आया। कट रहा। सर नहीं, स्क्रीन आ रहा है सर। यस सर, आ गया। ठीक है। जैसे हम बोल रहे थे कि स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन अल्फा इजकल टू म्यू साइन आर आएगा, और ये चीज हम क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूला से लिख सकते हैं कि साइन थीटा सी इजकल टू 1/म्यू होगा। ठीक है, हमको इतने चीज मिल रहा है। अब इन्हीं सब चीज को मिला के अब अपना मैथ वाला दिमाग लगाकर एक कंडीशन निकालना होगा। ठीक है, तो साइन अल्फा इजकल टू म्यू साइन आर है। ठीक है, और यहाँ से तो सिंस देखो यहाँ ध्यान से r इज लेस देन 90 माइनस थीटा सी है। सारा कुछ जो एंगल है हम बोले थे कि इसमें लेस देन 90 ही होता है, यानी कि एंगल 0 से 90 तक का ही होता है। तो उस केस में साइन थीटा जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं साइन r जो होगा वो लेस देन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा से अगर हम दोनों तरफ इसमें म्यू से मल्टीपल कर दें तो किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि म्यू एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो उससे हम अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने से क्या हुआ, क्योंकि हमको म्यू साइन थीटा किसका दिख रहा है, साइन अल्फा, हमको उसी में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन अल्फा इज लेस देन म्यू साइन 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, अब इसी चीज को यूज करते साइन 90 माइनस थीटा सी को हम लिख सकते थे म्यू कॉस थीटा सी, क्योंकि 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई कॉस थीटा सी इज लेस देन म्यू। ठीक है, ये चीज है। म्यू क्या है, तो 1/साइन थीटा सी है। यहां से अगर हम देखें तो म्यू इजकल टू क्या है, 1/साइन थीटा सी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं 1/साइन थीटा सी, क्योंकि म्यू का जो वैल्यू है वो 1/साइन थीटा सी है। तो अब हमको क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है इरेस्पेक्टिव ऑफ अल्फा, यानी कि हमको म्यू चाहिए, थीटा सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम बोल रहे हैं कि साइन थीटा सी, सिंस sin theta c is equal to 1/म्यू, दिस implies that cos theta c जो होगा नीचे म्यू और ऊपर आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर सकते हैं। एक ट्रेंगल बना के हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट साइन अल्फा अपॉन, या फिर डायरेक्टली मल्टीपल कर देते हैं, लेस देन, चलो एक बार बढ़ा ही देते हैं, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू, ये म्यू है। ठीक है, आगे अब हम लोग का और क्या, साइन अल्फा इज लेस देन म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम स्क्वायर कर सकते हैं।
ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर, सब चीज वैल्यू 1 से कम है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, -1। तो फिर अब म्यू का वैल्यू फाइंड करना है और क्या, म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। अब यहाँ पे हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू, यानी कि हम इसको इक्वेट कर दें तो हमको मिल जाएगा लिस्ट वैल्यू ऑफ एन म्यू चाहिए। तो लिस्ट वैल्यू के लिए कब होगा, जब ये वैल्यू कितना हो, जीरो। अल्फा जो है अ, हमसे बोला है कि अल्फा जो होना चाहिए उससे इरिस्पेक्टिव कितना भी हो, हमको म्यू का लिस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ अल्फा बोला है, यहाँ पे ध्यान से दो, पहले ये इरेस्पेक्टिव ऑफ अल्फा पूछा है, तो इसका हम जो भी लेंगे कौन सा वैल्यू लेंगे, ठीक है, लिस्ट वैल्यू ऑफ एन इरेस्पेक्टिव ऑफ अल्फा। इस स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर सोचो कि अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब साइन अल्फा क्या होना चाहिए। साइन स्क्वायर अल्फा है, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा जो भी होगा, ये चीज जो भी है वो ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, अल्फा का कोई भी वैल्यू हो वो वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा। क्लियर है। अब हमको म्यू का मिनिमम वैल्यू चाहिए जिसके लिए सब अल्फा कितना भी रहे तो काम बन जाए, तो उस केस में हमको ये वाला वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ अल्फा है, यानी कि हमको साइन अल्फा जो लेना पड़ेगा वो मैक्सिमम लेना पड़ेगा जो कि 1 होगा। ठीक है, उससे छोटा कुछ भी रहे हमारा काम बन जाएगा म्यू का वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू में हम म्यू को बोल सकते हैं अंडर रूट। ठीक है, ये स्टेटमेंट, लीस्ट वाली पूछा है ना। हाँ नहीं समझ में आया सर। हाँ वही बता रहे हैं, लिस्ट वैल्यू ऑफ म्यू इरेस्पेक्टिव ऑफ अल्फा। ठीक है, अल्फा का कोई भी वैल्यू ले, हमारा म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि पास हम यहाँ पे साल को जी म्यू का वैल्यू आता, 0 से थोड़ा सा ज्यादा करते तो म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता। क्लियर है। अब ये जो ग्रेटर देन 1 आया, लेकिन अगर हम उस समय पे एंगल 90 डिग्री कर दे, ठीक है, बात समझ आ रहा है, म्यू का वैल्यू जो है लेट से कि ये 1.5 आया है, तो 1.5 से ज्यादा हो गया तो 1.2, लेट से म्यू का वैल्यू 1.2, ये किसी एंगल मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो 75 डिग्री के लिए आया है, हम मान रहे हैं, जरूरी नहीं है। अगर हम इसका अल्फा बढ़ाते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, अल्फा को 90 कर देते हैं तो म्यू का वैल्यू बढ़ जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो ये जो म्यू है अल्फा पे डिपेंड है। अगर हम ये केस ले रहे हैं तो हमसे कह रहा है कि रिस्पेक्टिव ऑफ अल्फा, अल्फा का रोल उसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम √2 कर दिए, जो कि हमारा जो मैक्सिमम एंगल करना था उसको हम कर दिए √2, अब अल्फा कितना भी रहे हमारा जो रे है बाहर नहीं जाने वाला है। बात समझ आ रहा है, बोलो। नो हेलो, सर। सुनो नो अब सर। ध्यान से, ठीक है, रे जो था बाहर नहीं जाना, जो रे था इसको इससे बाहर नहीं जाना था, ठीक है, क्लियर है। अब ये म्यू का वैल्यू हमको पता करना था कि हम यहाँ पे अल्फा कुछ भी रखें उस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए,
irrespective of अल्फा, यानी कि it does not depend on अल्फा। ठीक है, irrespective of अल्फा यानी कि it does not depend on अल्फा। अल्फा का हम कोई भी वैल्यू रखे तो हमारा काम हो जाए। बात क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ये बात समझ गए हो कि अल्फा का कोई भी वैल्यू रखे तो वो जो रे है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब लेट से कि अगर हम अल्फा का वैल्यू, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ हमारा वैल्यू जो आ रहा है 1 मैक्सिमम आ रहा है जब अल्फा जो है 90 डिग्री है। ठीक है, अब अल्फा हम 45 डिग्री लेते हैं। अल्फा अगर हम 45 डिग्री लेंगे तो ये आता है हमारा √3/2, जो म्यू का वैल्यू आ जाएगा। आएगा? एक एग्जांपल ले रहे हैं, अल्फा इजकल टू 45 डिग्री, तो साइन अल्फा 1/2, 2 नहीं √3/2, यही आएगा। यस सर। ठीक है, अब इतना जो वैल्यू आया वो किसके लिए आया? इस वैल्यू के लिए, लिस्ट वैल्यू। अगर 0 ले लेते हैं तो 1 आता है। इफ अल्फा इजकल टू 0 तो म्यू इजकल टू 1। लेकिन जब हम 45 डिग्री किए तब तो ये लिस्ट वैल्यू कितना आ रहा है? √3/2 यानी कि √1.5, जो कि ग्रेटर देन 1 है। यानी कि ये अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम 90 कर दें, अल्फा जो मैक्सिमम चेंज हो सकता है वो 90 हो सकता है। अब अगर हम इतना √2 करें, अब कोई सा भी अल्फा ले लो, ये जो आया, ये 1 आया, ये सारा का सारा जो है लेस देन √2 है। बोलो। यस सर। ठीक है, हम 70, 60, 30 कोई सा भी एंगल ले लें और वो सारा जो म्यू होगा वो लेस देन √2 ही आएगा किसी भी अल्फा के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम वाला वैल्यू ले लिए हैं। ठीक है, इससे कम अगर अल्फा कुछ भी रहा वो इस रेंज में आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? यस सर। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ अल्फा। अल्फा को हमको कंसिडर नहीं करना है, यानी कि सर आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। सर अभी भी आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है।
हेलो। यस सर। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत देर से कनेक्ट हुआ है, अभी भी वैसा ही दिखा रहा है। आज रहने ही देते हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस यस सर। सर। तो पहले 6:45 वाला क्लास में था आपका नेटवर्क प्रॉब्लम, 5:10 में भी होने लग गया। कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। अरविंद सर फिर से आएंगे? पता नहीं भैया, टेलीग्राम में देखते हैं मैसेज करके, थोड़े पहले तो थे ऑनलाइन। देखो। सर बोले मीटिंग एंड कर देने के लिए। अच्छा कर दे रहे हैं तो